नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापनों की तरह प्रकाशित कराने पर कड़ा रुख अपना लिया। एक कमेटी का गठन हुआ था 2016 में। यह 3 सदस्यीय कमेटी थी और इस कमेटी का नाम था कंटेंट रेगुलेशन कमेटी। इसने जांच पड़ताल के बाद ये देखा कि कम से कम 97 करोड़ के ऐसे विज्ञापन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जारी किए हैं जो तय मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। यानी वो सरकारी विज्ञापन कम और राजनीतिक विज्ञापन अधिक दिखाई दे रहे हैं। अब उपराज्यपाल ने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए हैं कि यह 97 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी से वसूल किया जाए। यह कितना बड़ा मामला है, कितने बड़े संकेत हैं। अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है, या कहें कि एक सबक है अगर वो माने तो। क्योंकि इधर हमने देखा है कि वो लगातार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए देखे गए हैं। गुजरात चुनाव में भी वो निरंतर पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ वहां लैंड करते रहे, चुनाव प्रचार के लिए जाते रहे। और ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि पंजाब के मुख्यमंत्री जो विमान है पंजाब सरकार का, उससे खुद भी जाते थे और अरविंद केजरीवाल को भी लेकर के जाते थे। उसी दौरान हमने ये भी देखा कि पंजाब सरकार के कई कैंपेन जारी हुए, समाचार पत्रों में भी और टेलीविजन पर भी। क्या ये खुला दुरुपयोग नहीं है? और क्या ये जनता की जो गाढ़ी कमाई का पैसा होता है उसको अपने हित के लिए, अपने प्रचार के लिए, मतलब अपना चेहरा चमकाने के लिए अरविंद केजरीवाल खर्च नहीं कर रहे थे? ऐसे बहुत सारे और भी सवाल हैं। उन पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जाने माने राजनीतिक आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ और आपके जाने पहचाने चेहरे विजय सरदाना साहब जुड़ रहे हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। विजय जी, पहला सवाल तो ये है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आदेश दिए हैं, इसे थोड़ा सा विस्तार से समझाएं। ये पूरा मामला क्या है और ये क्या एक बड़ा झटका है केजरीवाल के लिए? ओंकार जी, सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, बहुत स्वागत है। देखिए सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिसका आदेश एलजी साहब ने दिया है, ये एक सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का एक केस है। उसमें ये दलील दी गई थी पिटिशनर्स की तरफ से कि जनता का जो टैक्स पेयर का पैसा है वो पॉलिटिकल पार्टीज अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जी। और बहुत बार ऐसा एडवर्टाइजमेंट्स और ऐसे खर्चे किए जाते हैं जिससे जिस राज्य की जनता का टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल हो रहा है उस जनता से कोई सरोकार नहीं होता है। और जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया तो उस समय जो खंडपीठ थी उन्होंने इसके ऊपर कुछ दिशा निर्देश जारी किए। जी। अब मुद्दा क्या आता है कि क्या ये दिशा निर्देश सही थे, गलत थे, किसके कहने पे हुए? ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस थे और सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दिए कि आप जनता का पैसा, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा है, उसको आप अपने राजनीतिक स्वार्थ और राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये भी पता है कि एडवर्टाइजमेंट जरूरी है क्योंकि जनता तक जानकारी पहुंचाना भी जरूरी है। लेकिन सवाल अब ये आ गया था इस पूरे मुद्दे में कि जनता के लिए क्या जरूरी है और राजनीतिक पार्टियों के लिए क्या जरूरी है।
ये जब मुद्दा सामने आया तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई। जी। और वो जो गाइडलाइंस थी उसमें 5 मुख्य बातें थी। पहला मुख्य तो ये था कि जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होती। बिल्कुल और सही। वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड एड आना चाहिए। अगर सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है, कोई नीति बनाई है, कोई बदलाव किया है जिसमें पॉलिसी इंप्लीकेशन है और जो जनता को जानना चाहिए, आप उसके लिए एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। एक गाइडलाइंस उन्होंने ये दी थी। दूसरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस ये थी कि जो भी आप वहां पे मटेरियल पब्लिश करेंगे वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, फेयर होना चाहिए एज पर कानून। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिजाइन आपका एड इस तरह से होना चाहिए कि वो उसका पर्पस सॉल्व करे। बिल्कुल ऐसा सही। नहीं है कि आपने किसी मुद्दे पे एडवर्टाइजमेंट तो किया, मान लीजिए कि आपने पंचायती राज के डिपार्टमेंट के तहत एडवर्टाइजमेंट तो किया लेकिन आपने चीफ मिनिस्टर का हैप्पी बर्थडे का गुणगान शुरू कर दिया, तो उसका पंचायती राज से क्या लेना देना। तो ये एक था कि अपने स्वार्थ के लिए, चाहे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो भी टैक्स पेयर का पैसा है, स्टेट गवर्नमेंट्स का पैसा है, और आप उसमें किसी खास व्यक्ति विशेष का गुणगान करने लग जाते हैं, इससे राज्य का कोई लेना देना नहीं है, तो वो आपको बचना चाहिए। तीसरा होता है कि जब आपकी पॉलिटिकल पार्टी, आप ये कह सकते हैं कि साहब ये दिल्ली सरकार का फैसला है या गुजरात सरकार का फैसला है, आप उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल या नाम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये सरकारी घोषणा कर रहे हैं आप, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं। तो ये बात भी बहुत क्लियर है कि आप उसमें उसका लोगो, उसका विचारधारा, या कहेंगे कि देखिए साहब ये आम आदमी की सरकार या बीजेपी की सरकार या कांग्रेस की सरकार ने ये किया, उसकी जगह आपको कहना चाहिए कि ये दिल्ली सरकार का फैसला है। तो ये बात हमें गाइडलाइंस के माध्यम से सिखाई गई, समझाई गई, और ऐसे बहुत मुद्दे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, कोर्ट ने ये कहा कि आप कॉस्ट इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट करें। ये नहीं कि आपने 15,000 या 20,000 या जैसे बीच में कहीं आया था कि जो टेक्नोलॉजी थी या जो पराली के ऊपर जो केमिकल छिड़कना था उसकी कीमत तो थी शायद 2-4-5 लाख रुपए, लेकिन उसकी पब्लिसिटी में खर्च दिए 30 करोड़ रुपए। ये जो इलॉजिकल खर्चा है ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत क्लियर है। कॉस्ट एफिशिएंट वे में आपको काम करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि जो भी आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे वो देश में जो एडवर्टाइजमेंट की गाइडलाइंस हैं और जो सरकार की फाइनेंशियल गाइडलाइंस है, क्योंकि ये खर्चा जो हो रहा है वो सरकार के पैसे से हो रहा है, तो सरकार की जो फाइनेंशियल गाइडलाइन है, अप्रूवल प्रोसेस है, जो भी उसका टेंडरिंग सिस्टम है, वो सब आप फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी खास कंपनी को खास काम के लिए आप काम दे दें, वो आप नहीं कर सकते क्योंकि ये टैक्स पेयर का पैसा है। ये 4-5 बड़े मुद्दे जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का जो केस था उसमें ये बातें सामने आई थी। तो ये थी गाइडलाइंस। जी जी। अब एलजी साहब ने जो कहा, अब आते हैं मुद्दे पे जिसका आपने जिक्र किया। तो मैंने बिल्कुल। पहले बताने की कोशिश की कि जो किस आधार पे एलजी साहब का केस बनता है इस पूरे प्रोसेस में। अब एलजी साहब ने यह कहा कि आप दिल्ली की जनता को एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आपकी बात समझ में आती है, लेकिन दिल्ली की जनता की पॉलिसी क्या है, गुजरात में आप जाके क्या कहना चाह रहे हैं, या गोवा में आप जाके वह पब्लिसिटी कर रहे हैं, या आप दिल्ली के स्कूल साफ हो गए, आप दिल्ली का एडवर्टाइजमेंट गुजरात में दिखा रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपने जो दिशा निर्देश हैं, जो मानदंड हैं, उनका फॉलो नहीं किया। और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को यह बोला कि आप इस पे पूरा एक एस्टिमेट करिए कि कितना खर्चा दिल्ली के बाहर हुआ है। जो दिल्ली की जनता का पैसा दिल्ली के अंदर होता, बात समझ में आती, लेकिन दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा दिल्ली के बाहर जाके खर्चा किया गया, उसका क्या औचित्य था।
और अगर हम उसको पॉलिटिकल एजेंडा ना माने तो क्या माने, क्योंकि आपकी तो वहां सरकार नहीं है। और आप अगर दिल्ली का स्कूल कितना साफ है ये गुजरात को बता रहे हो तो पॉलिटिकल स्टंट हो गया, क्योंकि दिल्ली की सरकार गुजरात के स्कूल नहीं चला रही है। दिल्ली में आपने क्या पॉलिसी बनाई वो दिल्ली की जनता के लिए है, वो दिल्ली की पॉलिसी को गुजरात का बता रहे हो। इसका मतलब आप ये बताना चाह रहे हो कि हमारी सरकार ने ये डिसीजन लिए है, इसका मतलब आप एक पॉलिटिकल मैसेज देना चाह रहे हो। तो पॉलिटिकल फंडिंग, पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए तो टैक्स पेयर का पैसा हो नहीं सकता, आप अपना पार्टी फंड यूज करिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो एलजी साहब ने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी को कि आप इस पे एक एनालिसिस करके हमें बताइए कितना पैसा खर्च किया गया, तो जो वो एनालिसिस हुआ उस बेस पे चीफ सेक्रेटरी साहब ने रिपोर्ट जो सौंपी है वो आज उसके ऊपर एलजी साहब ने कहा है कि ठीक है, अगर ये कानून के हिसाब से और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं हुआ है तो इस पैसे की वसूली की जाए। तो ये है एलजी साहब का आम आदमी के प्रति जो ऑर्डर इशू हुआ। अगस्त 2016 में राज्यपाल के अधिकारों को चुनौती देते हुए ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए और दोनों जगह से इनको मार खानी पड़ी, यानी इनको इनकी हार हुई उस मामले में। और उसके बाद ही ये कमेटी गठित की गई थी जिसका मैंने नाम लिया था कंटेंट रेगुलेशन कमेटी, जिसने जांच पड़ताल के बाद ये पाया कि 97 करोड़ रुपया ऐसा है जो गलत तरीके से मानदंडों पर खरा ना उतरते हुए राजनीतिक कैंपेन चलाने की कोशिश हुई सरकारी कैंपेन के बजाय। ये मसला क्या केवल दिल्ली तक सीमित है विजय जी, या दूसरी गवर्नमेंट्स के ऊपर भी लागू होता है? क्योंकि हम देखते हैं अलग अलग समय पर हमने अलग अलग गवर्नमेंट्स को देखा है कि वो अपने यानी मुख्यमंत्री के चेहरे चमकाने के लिए बियॉन्ड द लिमिट जाकर के खर्च करते हैं। कई बार मीडिया को ओबलाइज करने के लिए भी विज्ञापन और कैंपेन जारी कर दिए जाते हैं। कुछ कुछ मीडिया हाउस को अलग से कुछ कैंपेन जारी कर दिए जाते हैं उनके जब विशेष संस्करण निकलते हैं। तो ये चीजें जो हैं, क्या इन पर भी रोक नहीं लगनी चाहिए? और जो गाइडलाइंस आपने अभी बताई हैं कि 5 गाइडलाइंस थी, क्या उनका अनुपालन हो रहा है ठीक से या अब भी उल्लंघन हो रहा है? देखिए सर, जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, इनफैक्ट 2020 में अगर मैं आपको एक इंसिडेंस बताऊं, 2020 में भी एक मुद्दे पे केजरीवाल साहब को ये चेताया गया था कि देखिए आप जो है ना वो गाइडलाइंस का वायलेशन कर रहे हैं। मैं आपको एक बहुत क्लियर इंसिडेंस बताता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग को लेके जो गाइडलाइंस बनाई थी, उसके बाद इस कमेटी ने सीसीआरजीए, इन्होंने जब दिल्ली सरकार को कहा कि आप गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं, तब इन्होंने राज्य सरकार को यह बोला कि इस कमेटी को यह बोला कि आपका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये राज्य सरकार की कमेटी डिसाइड करेगी कि ये उल्लंघन है या नहीं है, आप कौन होते हैं। और इन्होंने उस बात को नहीं माना, जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि एक कमेटी बनेगी जो सुमोटो या किसी कंप्लेंट पे इन्वेस्टिगेट करेगी और निर्णय लेगी, और वो निर्णय जो आईएंडबी मिनिस्ट्री है अपना असेसमेंट उनको भेजेगी। ये एक हिसाब से रिकमेंडेटरी बॉडी थी और इसके पास कोई बहुत ज्यादा पावर्स नहीं है। लेकिन जब इन्होंने ये कहा कि उनको कि भाई आप ये डिसीजन 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो 16 में एक कमेटी बन गई थी, उसके बाद से असेसमेंट हो रहा है, तो 20 में आम आदमी पार्टी को यह कहा गया कि देखिए आप गाइडलाइंस का वायलेशन कर रहे हैं। तो जैसा अक्सर इन्होंने हुआ कि इन्होंने हर चीज को, हर कानून को कहा कि ये जरूरत नहीं है, हम नहीं मानते, तो इस मुद्दे पे भी इन्होंने कहा कि हम नहीं मानते। और इन्होंने कहा कि आपकी कमेटी का हमारे ऊपर कोई जुरिडिक्शन बनता ही नहीं है, तो आप होते कौन है हमें बताने वाले। और इन्होंने बात नहीं सुनी। आज वही खामियाजा इनको उठाना पड़ रहा है जो एलजी साहब ने इनको ऑर्डर इशू किया है
कि आप पैसे वापस करिए जनता के। अब रही बात आपकी कि सर ये जो मुद्दे हैं क्या ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित है या ये बाकी राज्यों में भी हो रहे हैं? सर बहुत सही बात है कि हर राज्य सरकार चुनाव के समय, चुनाव के आसपास और अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों में ऐड करती हैं, क्योंकि बहुत सारी रीजनल पार्टीज हैं जिनका एम्बिशन है कि वो दूसरे राज्यों में भी अपनी शाखाएं खोले, कुछ एमएलए एमपी के चुनाव लड़े और उसका फायदा उठाएं। अगर वो अपने पार्टी फंड से करते हैं तो कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर वो टैक्स पेयर के पैसे से करते हैं तो जो दिल्ली सरकार ने क्राइम किया है ये सारी राज्य सरकारें उसी क्राइम के दायरे में आ जाएंगी, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा दूसरे राज्यों में ले जाके खर्च रहे और अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो या अपने इलेक्शन एजेंडा के लिए। तो वो तो सर एक नहीं कई जगह हो रहा है और ये बहुत कॉमन है। जब आप ट्रेवल करते हैं एक किसी राजधानी में या दूसरे राज्य की राजधानी में तो आपको वहां दूसरे स्टेट्स के एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट्स तो हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है। पार्टी का फंड है तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर वो टैक्स पेयर का पैसा है तो वो ऑब्जेक्शनेबल है। ये बात डिफरेंशिएट करेगी। दूसरा तरीका आजकल क्या हो गया है पब्लिसिटी का, आपने देखा होगा बहुत सारी मंथली और वीकली मैगजीन्स जो आती हैं उसमें 8-8, 10-10 पेज के उस किसी एक खास राज्य सरकार के गुणगान लिखे होते हैं, जिसको हम एडवर्टोरियल बोलते हैं। मतलब पेड एडिटोरियल्स कि आपने मैगजीन से या पत्रिका से एक समझौता किया कि आप हमारे ऊपर 6 पेज की, 10 पेज की, 16 पेज की जितनी जरूरत है और जो प्लान हुआ है, जो बजट है, उस हिसाब से आप हमारे राज्य के ऊपर गुणगान लिखेंगे, हमारी स्तुति करेंगे और उस स्तुति के बदले हम आपको ऐड देंगे। तो मैगजीन्स वो काम कर रही हैं, एडिटोरियल हो रहा है। अब वो एडिटोरियल जो होता है वो सिर्फ उस मैगजीन जो है वो सिर्फ राज्य में नहीं बिकती है, वो पूरे देश में या अलग अलग क्षेत्रों में जहां की भाषा है या जहां का उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो उन क्षेत्रों में बिकती है। तो ये बात हमारे सामने है। इस पे अभी तक कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट ना होके एडिटोरियल हो रहा है जिसमें वो लेख लिखे जा रहे हैं उस राज्य सरकार के बारे में। तीसरा जो सबसे बड़ा चिंता की बात है इस पूरे मुद्दे में, जो आपने भी इंडिकेट किया कि ये सब खर्चे बजट जो इलेक्शन के आसपास काफी बढ़ जाते हैं। गुजरात में इलेक्शन है तो खूब एडवर्टाइजमेंट हो रहा है गुजरात में दिल्ली सरकार का या पंजाब सरकार का, तो आप बाकी टाइम पे नहीं कर रहे हैं। अब जाके आप देखेंगे तो वहां पंजाब का इलेक्शन का या पंजाब के सफलताओं की कोई तारीफ नहीं हो रही होगी गुजरात के अखबारों में। तो ये बात हमें समझनी होगी कि इस तरह से भी इसका मिसयूज हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है कि जो कमेटी बनी है उसके पास पावर नहीं है कि वो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट पे रोक लगा सके। वो सिर्फ अपनी रिपोर्ट बना के आईएंडबी मिनिस्ट्री को दे सकती है और मिनिस्ट्री उस पर क्या कार्रवाई करेगी, वो मंत्रालय भी तो किसी ना किसी राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के अंतर्गत होगा, तो क्या वो अपने खिलाफ निर्णय लेगी? यह सवाल बहुत बड़ा बन जाता है। तो हमें लगता है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक शुरुआत थी जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन इसका मॉनिटरिंग कैसे होगा, इसका सर्वेलेंस कैसे होगा, इसका रिपोर्टिंग क्या होगा, इसमें किस तरह के स्पेसिफिक कार्रवाई होगी, मुझे लगता है उसमें अभी काफी सुधार की जरूरत है और आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। आपने बहुत ही गहराई में जाकर के स्पष्ट कर दिया है कि ये सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से हुआ है। लेकिन ये जो समय समय पर हल्ला मचाते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए केंद्र सरकार, मोदी हमें काम नहीं करने देते हैं, हमें फंसाते रहते हैं, हमारे अलग अलग मंत्रियों पर, विधायकों पर कार्रवाई कराते रहते हैं, बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, उनमें कुछ नहीं हुआ, ये जो हवा बनाने की कोशिश करते हैं इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमें ये बात समझनी होगी कि ये रिपोर्ट एलजी ने नहीं बनाई है, ये चीफ सेक्रेटरी ने बनाई
और चीफ सेक्रेटरी किसकी सरकार के हैं? चीफ सेक्रेटरी इन्हीं चीफ मिनिस्टर के अंडर अधिकारी है। तो क्या ये कहना चाह रहे हैं कि इनका चीफ सेक्रेटरी से या दिल्ली सरकार के अधिकारियों से कोई लेना देना नहीं? क्या इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को ये जाके पूछा, बुला के पूछा कि भाई ये जो आपने रिपोर्ट बनाई है ये गलत कैसे है या सही कैसे है? क्योंकि आपके पास तो सारे संसाधन हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपके सामने चीफ सेक्रेटरी है, सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो आपके मंत्रियों के तहत काम करते हैं। लेकिन अगर उनको एलजी का या किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का या कोर्ट का ऑर्डर आएगा और उनसे ये कहा जाएगा कि इन तथ्यों पे आप हमें जानकारी कोलेट करके दीजिए, तो वो कोलेट करके तो देंगे ना। क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आज? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी भी आम आदमी की पार्टी के मंत्रियों ने ये नहीं कहा कि हमें अधिकारियों ने गाइड नहीं किया। देखिए आप इस बात को समझना होगा, आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने गाइड नहीं किया, हम तो अज्ञानी थे, हमें सिस्टम पता नहीं था या हमें गाइडलाइंस नहीं पता था, तो अगर हमें बताया होता तो हम ये कार्रवाई नहीं करते। या तो ये बताएं कि भाई हमें अधिकारियों ने अंधेरे में रखा, ऐसा तो आज तक इन्होंने कहा नहीं। इसका मतलब यह है कि अधिकारियों ने इनको समय समय पे चेताया होगा कि सर जो आप कर रहे हैं ये कानून सम्मत नहीं है या जो गाइडलाइंस है उसके खिलाफ है, और इन्होंने उस एडवाइस को ओवररूल किया होगा। तो जब आप इस तरह की एडवाइस को ओवररूल करते हैं और आप इस उम्मीद में रहते हैं कि हम मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, और जो इन्होंने मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया था कि हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, सरकार हमारी होगी या एलजी की होगी, वो जो कंफ्यूजन था कि गवर्नमेंट कौन है, गवर्नमेंट दिल्ली सरकार है या गवर्नमेंट एलजी है, इसको क्लैरिफाई करने के लिए जब एम्बिग्विटी थी तो केंद्र सरकार ने जो दिल्ली एनसीआर एडमिनिस्ट्रेशन का जो कानून था उसमें अमेंडमेंट किया और ये क्लैरिफाई कर दिया कि सरकार का मतलब एलजी है, और आप जो भी कार्रवाई करेंगे उसमें आपको एलजी का सहमति लेना जरूरी है। और ये चीज जब सामने आई तो मुझे लगता है कि अब इसमें कोई एम्बिग्विटी की बात नहीं है। हाँ, अगर इनको लगता है कि एलजी साहब का निर्णय गलत है, दोषपूर्ण है, कोई इसमें डिफेक्ट है, तो ये जाके कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं और कोर्ट में निर्णय आ जाएगा। लेकिन ये कहना कि एलजी बीजेपी के कहने पे कर रहे हैं, तो सर रिपोर्ट तो चीफ सेक्रेटरी की थी, बीजेपी ने तो रिपोर्ट दी नहीं थी। या आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने कोई फैब्रिकेटेड रिपोर्ट डिजाइन करी और वो दी, ऐसा भी नहीं है। तो इन बातों को अगर हम समझें, तथ्यों को देखें, अवेलेबल एविडेंस को देखें, तो ये एक पॉलिटिकल जिसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि आप जो एलजी साहब हैं वो बीजेपी के कहने पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट बनाई है और अगर आपको लगता है वो रिपोर्ट गलत है, तो आप चीफ सेक्रेटरी को बुला के पूछ लीजिए कि आपने जो गलत रिपोर्ट बनाई है इसका आधार क्या है, हमें जरा समझाइए। और फिर आपके पास बहुत सारे लॉयर दोस्त हैं आपके, आप उनको अच्छा खासा फीस देते हैं, वो भी टैक्स पेयर के नाम पे, टैक्स पेयर के खाते से ही जाता है आपके दोस्तों के पास पैसा, आप उनको यूज करिए और जाके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस लड़िए। किसने मना किया? क्या इस घटना के बाद ये बाज आएंगे? क्या नियमों के अनुरूप आचरण करेंगे? ऐसा लगता तो नहीं विजय जी। देखिए, जैसा ओंकार जी हम काफी बार कह चुके हैं कि अगर आपकी, और इंटरेस्टिंग बात क्या है सर, मैंने आज एक बात आपको कही थी एक पुराने प्रोग्राम में कि थोड़े समय बाद अगर आपका इनके जो एडवर्टाइजमेंट का आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसमें भी घपला निकलेगा। इंसिडेंटली वो भी सामने आ गया। तो जितना हम लोगों ने मतलब कि ये प्रिडिक्ट किया था वो सब चीजें सही होती जा रही है। मैं एक लाइन में इस पूरे मुद्दे को ये कहना चाहूंगा कि जहां जहां पे भी इन्होंने किसी भी रूप में कोई ऑर्डर दिया है किसी भी डिपार्टमेंट का, जहां पे टैक्स पेयर का खर्चा लगा है, इनका हर डिसीजन क्वेश्चनेबल होता जा रहा है। ये बात हमें समझनी होगी। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने सत्ता में आने के बाद इनको ये लगा कि क्योंकि हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं,
तो हमारे पे कोई मान मर्यादा नहीं लगती है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। और अब इनको इतना खामियाजा उठाना पड़ रहा है अपनी उस दुस्साहस का, अगर मैं ये शब्द का इस्तेमाल करूं, कि अपने उस दुस्साहस का खामियाजा इतना उठाना पड़ रहा है कि ये हर तरफ से घिसते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। जी जी। और ये इनके लिए बहुत बड़ा जंजाल बन जाएगा नया साल 2023। क्या ये सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे? मुझे लगता है कि शायद इनको अब ये सबक मिल गया होगा कि हर तरफ से इनका कोई साथ नहीं दे रहा, ब्यूरोक्रेसी इनका साथ नहीं दे रही, एलजी साहब को ये कुछ कन्विंस नहीं कर पा रहे, केंद्र सरकार को ये कन्विंस नहीं कर पा रहे, इवन कोर्ट्स में जो स्ट्रिक्चर्स आ रहे हैं, जो कोर्ट्स के ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, वो भी कोई बहुत कंफर्टेबल नहीं है इनके लिए, क्योंकि इनके मंत्रियों को बेल नहीं मिल रही, इनके जो बाकी मुद्दे हैं उनको खारिज किया गया है, या इनको जो बाकी इन्होंने कहा कि हमारे जो केसेस हैं मानहानि के उनको दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए या क्लोज कर दिया जाए या जो भी किया जाए, कुछ नहीं कोर्ट ने इनको रियायत दी अभी तक, क्योंकि क्राइम इतने जघन्य है कि अगर कोर्ट इनको रियायत देगा तो वो एक प्रेसिडेंस बन जाएगा। और फिर आने वाले समय में यही लोग कहेंगे कि साहब आपने दिल्ली में पॉलिटिकल लीडर को ये कन्वीनियंस दी थी तो हमें क्यों नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अब थोड़ा सजग रहेंगे, क्योंकि इसका एक रॉन्ग प्रेसिडेंस क्रिएट होता है। और अनफॉर्चुनेटली अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनको रिलीफ नहीं देते हैं तो जो मुसीबतें इनकी अभी हैं, अगर ये उसको और नहीं बढ़ाना चाहते, तो मेरा निवेदन तो यही रहेगा कि आप जो कानून है पहले उनको समझ लें, जितनी भी रूपरेखा है, जो गाइडलाइंस बनी हुई है उनको समझ लें, क्योंकि एक बात तो बहुत क्लियर है कि ये पैसा जनता का है, ये कोई सरकार का नहीं है। आप चाहे चीफ मिनिस्टर हो, आपके पास एक पैसे का भी कोई मालिकाना हक नहीं है। ये बात चीफ मिनिस्टर दिल्ली को और बाकी मंत्रिमंडल को समझनी होगी। आप कितने भी बड़े ओहदे पे हैं, लेकिन एक पैसे में भी आपका मालिकाना हक नहीं है कि मैं जैसा चाहूंगा करूंगा। आपको प्रोसेस फॉलो करने ही होंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो जो कानून में प्रावधान है उस पर फिर कार्रवाई होगी। तो ये तो होता ही है कि एक बार जब क्राइम स्टेब्लिश हो जाता है या आपने कोई गड़बड़ करी है वो स्टेब्लिश हो जाती है, तो पनिशमेंट और फाइन हैज टू फॉलो, उसमें कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ये बात कानून में बहुत क्लियर है, उसमें आप वेवर नहीं कर सकते। ग्रेविटी के हिसाब से आप ग्रेड कर सकते हैं ऑफेंस और फाइन को, लेकिन आप ये कहें कि नहीं हमने क्राइम किया और हमें माफी मिल जाए, कानून में ऐसा प्रावधान नहीं। विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। दो विषयों पर बहुत गहराई से आपने विचार रखे हैं। विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर, वंदे मातरम।